हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर अजय विश्वकर्मा। हमने बैलेंस शीट का इक्विटी एंड लायबिलिटी वाला पार्ट पूरा फिनिश कर लिया है। देन अब हम आते हैं बैलेंस शीट के एसेट्स वाले पार्ट पर। अब एसेट्स में हमारे पास दो जो मेजर हेड होंगे, एक फर्स्ट मेजर हेड है नॉन करंट एसेट्स का और दूसरा जो मेजर हेड होगा वो होगा करंट एसेट्स का। तो हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं नॉन करंट एसेट्स। तो नॉन करंट एसेट्स क्या होती हैं, इनको समझने के पहले हमें करंट एसेट्स की डेफिनेशन को समझना जरूरी है, क्योंकि नॉन करंट एसेट्स का यूज हम नेगेटिव मैनर में करते हैं। तो अगर हम करंट एसेट्स की डेफिनेशन को समझ लेते हैं तो हमें उसके जो अपोजिट मीनिंग आती है वो होती है सब की सब नॉन करंट एसेट्स। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि करंट एसेट्स क्या होती हैं, देन उसके अपोजिट जो होगा वो सब नॉन करंट एसेट्स में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स के लिए हमको चार जो कंडीशन गिवन है, जो चार कंडीशन में से अगर कोई भी एक कंडीशन अगर फुलफिल होती है तो ये माना जाएगा कि वो जो एसेट्स है वो करंट एसेट्स की डेफिनेशन में आ रही है। पहली कंडीशन क्या होगी, ये शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में ये चार कंडीशन बताई गई है कि अगर कोई भी एसेट्स जो चार कंडीशन में से कोई भी अगर एक कंडीशन को फुलफिल करेगी तो वो करंट एसेट्स मानी जाएगी। पहली कंडीशन है एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड इन कंपनीज नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। मींस ऐसी एसेट्स जो कंपनी की ऑपरेटिंग जो नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल है अगर उस टाइम पीरियड के पहले ही रियलाइज हो जाती है तो वो एसेट्स करंट एसेट्स की डेफिनेशन में आएगी। अब ये ऑपरेटिंग साइकिल का जो टाइम है वो कुछ दिनों का भी हो सकता है, कुछ ईयर्स का भी हो सकता है। जनरली अगर आपके क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो आप इसको 12 मंथ का एज्यूम कर सकते हैं। देन सेकेंड कंडीशन है कि कोई भी करंट एसेट्स अगर वो विद इन द 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट अगर रियलाइज्ड हो जाती है, हमारे 12 महीने के अंदर अंदर अगर वो कैश में कन्वर्ट हो जाती है तो वो जो करंट एसेट्स है वो करंट एसेट्स की डेफिनेशन में आएगी। ये सेकंड कंडीशन है। पहला क्या हुआ, ऑपरेटिंग साइकिल, विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल। सेकंड हुआ विद इन द 12 मंथ। अब ये सेकंड जो कंडीशन है इसमें दो सिचुएशन बन सकती है व्हेन ऑपरेटिंग साइकिल जो है वो ग्रेटर देन 12 मंथ। कई बार क्या होता है, ऑपरेटिंग साइकिल हम पहले भी समझ चुके हैं। तो अब हम आते हैं कि ऑपरेटिंग साइकिल है ना अगर 12 महीने से ज्यादा हो जाए, जैसे कि हमने लिया है 14 मंथ, कहने का मतलब 14 मंथ है। अगर कोई एसेट्स इस 14 मंथ के अंदर रियलाइज्ड हो रही है तो वो भी करंट एसेट्स की डेफिनेशन में आएगी, चाहे उसका टाइम पीरियड 12 मंथ से ज्यादा ही क्यों ना हो। सेकेंड है व्हेन ऑपरेटिंग साइकिल लेस देन 12 मंथ, से हमने लिया हुआ है 7 मंथ। सपोज करो ऑपरेटिंग साइकिल 7 मंथ की है और कोई एसेट जो है वो 7 मंथ में ही क्या हो जा रही है, रियलाइज्ड हो जा रही है, तो ऐसी एसेट्स को भी करंट एसेट्स की डेफिनेशन में माना जाएगा। और थर्ड कंडीशन है कि कोई ऐसी एसेट्स जो हमने ट्रेड करने के पर्पस से, मींस या तो परचेस करने के पर्पस से या सेल करने के पर्पस से रखी हुई है, तो वो एसेट्स भी करंट एसेट्स की डेफिनेशन में आएगी। फॉर एग्जांपल इन्वेंटरी ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड्स। एंड लास्ट कंडीशन है कि ऐसा रेस्ट्रिक्टेड जो कैश है, मींस ऐसा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो किसी लाइबिलिटी के, कौन सी लाइबिलिटी के, करंट लाइबिलिटी के, जिसका पेमेंट विद इन द 12 मंथ होना है, उसके लिए सिक्योर करके रखा गया है, तो वो कैश या कैश इक्विवेलेंट करंट एसेट्स की डेफिनेशन में आएगा। लेकिन वो लाइबिलिटी कौन सी होनी चाहिए, वो लाइबिलिटी होनी चाहिए करंट, मींस उसका पेमेंट कंपनी को विद इन द 12 मंथ करना हो। और अगर इन केस वो करंट लाइबिलिटी नहीं है, मींस कंपनी उसका पेमेंट आफ्टर 12 मंथ या आफ्टर ऑपरेटिंग साइकिल कर रही है और उस कैश का यूज किया जा रहा है जो उसके लिए पर्टिकुलर सिक्योर करके रखा गया है, तो फिर वो जो कैश होगा
वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा नॉन करंट एसेट्स में। ये हमको ध्यान रखना है कि ऐसा कैश जो सिक्योर करके रखा गया है किसी करंट लायबिलिटी के पेमेंट के लिए, और करंट लायबिलिटी की डेफिनेशन हम जानते हैं विद इन द 12 मंथ या विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल। तो ऐसा कैश और कैश इक्विवेलेंट करंट एसेट्स की डेफिनेशन में आएगा। लेकिन अगर उसका यूज हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज के पेमेंट के लिए या नॉन करंट लायबिलिटीज के पेमेंट के लिए कर रहे हैं, तो ऐसा कैश और कैश इक्विवेलेंट करंट एसेट्स की डेफिनेशन में ना आकर नॉन करंट एसेट्स की डेफिनेशन में आएगा। ये हमने 4 कंडीशन ली है। 4 कंडीशन में से कोई भी अगर एक कंडीशन फुलफिल होती है तो वो एसेट्स करंट एसेट्स की डेफिनेशन में आएगी, और अगर इन 4 कंडीशन को फुलफिल नहीं करती है तो बाकी जो एसेट्स हैं वो सब की सब नॉन करंट एसेट्स में आएगी। अब हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं ट्रेड रिसीवेबल, जिसमें डेटर्स और बिल रिसीवेबल को इंक्लूड किया जाता है। अब हमने लिया हुआ कि हमारा ऑपरेटिंग साइकिल क्या है, 7 मंथ। मींस हमको वो जो कैश है वो जब हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो अगेन वो रॉ मटेरियल से, फिनिश्ड गुड्स से होकर वो ट्रेड रिसीवेबल से अगेन वो कैश में कन्वर्ट हो जाता है। तो टोटल टाइम पीरियड कितना लगता है, 7 मंथ लगता है। और जो एसेट्स है वो हमको 6 मंथ के अंदर क्या हो रही है, रियलाइज्ड हो रही है। तो ये विद इन द क्या हुआ, ऑपरेटिंग साइकिल है, इसलिए ये करंट एसेट्स की डेफिनेशन में आएगा। ये ट्रेड रिसीवेबल जो है ये करंट एसेट्स की डेफिनेशन में आ रहा है इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। अब हम सेकंड कंडीशन में इस वाले ट्रेड रिसीवेबल को देखते हैं जिस कंपनी का ऑपरेटिंग साइकिल 10 मंथ है और उसका जो एसेट्स जब उस कंपनी को रियलाइज्ड होगी तो उसका टाइम पीरियड होगा 12 मंथ। तो ये भी विद इन द क्या है, 1 ईयर है। लेकिन ऑपरेटिंग साइकिल से ये क्या है, ज्यादा है, लेकिन विद इन द 12 मंथ है, तो भी इसको करंट एसेट्स की डेफिनेशन में लिया जाएगा। थर्ड कंडीशन, ट्रेड रिसीवेबल, यहां ऑपरेटिंग साइकिल कंपनी बता रही है 11 मंथ है, और जबकि इसका जो रियलाइज्ड वैल्यू होगा उस करंट एसेट्स का, उस ट्रेड रिसीवेबल का, वो 16 मंथ में हमको पैसा मिलेगा, जो कि हमारे 12 मंथ और ऑपरेटिंग साइकिल दोनों से ज्यादा है। अब ये दोनों से ज्यादा है इसलिए किस कैटेगरी में आ जाएगा, ये नॉन करंट एसेट्स की कैटेगरी में आ जाएगा। फिर फोर्थ कंडीशन में आते हैं, कंपनी का ऑपरेटिंग साइकिल 16 मंथ का है और यहां पर उस एसेट से पैसा जो रियलाइज्ड होगा वो 14 मंथ में होगा। तो ये विद इन द क्या है, ऑपरेटिंग साइकिल है, बट आफ्टर 12 मंथ है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दो कंडीशन में से एक तो फुलफिल हो गई, और वो फुलफिल हो गई कौन सी, विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल, इसलिए ये करंट एसेट्स की डेफिनेशन में आएगा। एंड लास्ट कंडीशन है ट्रेड रिसीवेबल, हमारे पास ऑपरेटिंग साइकिल है 19 मंथ का, जबकि हमको इस ट्रेड रिसीवेबल से पैसा कब मिलेगा, 22 मंथ में, जो कि आफ्टर 12 मंथ है और आफ्टर द ऑपरेटिंग साइकिल है। तो इसलिए इस एसेट्स को नॉन करंट एसेट्स की डेफिनेशन में लिया जाएगा। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक, वो है पहले नॉन करंट एसेट्स को हम समझ लें। मींस हमारे पास दो मेजर हेड थे। फर्स्ट मेजर हेड था नॉन करंट एसेट्स। तो नॉन करंट एसेट्स में कितने सब हेड हैं, 5 सब हेड हैं। फर्स्ट है फिक्स्ड एसेट्स का, सेकंड है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का, देन है डिफर्ड टैक्स एसेट्स नेट, फिर लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर नॉन करंट एसेट्स। तो अब हम इनको वन बाय वन क्या करने वाले हैं, डिस्क्राइब करेंगे, देन उनका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो हम फर्स्ट हेड पर आते हैं, सब हेड है जो फिक्स्ड एसेट्स। तो फिक्स्ड एसेट्स क्या होती हैं, जिनको कंपनी बार बार रीयूज करने के लिए परचेस करती है, लेकिन उनका पर्पस रीसेल करना नहीं होता है। मींस अगर कंपनी ने कोई फर्नीचर परचेस किया है तो फर्नीचर का यूज कंपनी कई बार करेगी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन उस फर्नीचर को सेल नहीं करेगी। तो वो फर्नीचर जो हुआ वो कंपनी के लिए फिक्स्ड एसेट्स की डेफिनेशन में आएगा। अब फिक्स्ड एसेट्स जो होती हैं इनका क्लासिफिकेशन देखें तो ये 4 जो है एसेट्स में डिवाइड की गई हैं। फर्स्ट है टेंजिबल एसेट्स, सेकंड है इंटेंजिबल एसेट्स, फिर उसके बाद दो नेक्स्ट है हमारी कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है, और इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट है। तो फिक्स्ड एसेट्स का जो क्लासिफिकेशन है वो 4 एसेट्स में किया गया है। तो हम फर्स्ट पहले समझ लेते हैं कि टेंजिबल एसेट्स क्या होती हैं। टेंजिबल एसेट्स मींस जिनको हम
फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, ये सब एसेट्स जो होती हैं वो टेंजिबल एसेट्स की डेफिनेशन में आती हैं। लाइक लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, इक्विपमेंट, फर्नीचर एंड फिक्चर्स, व्हीकल, ऑफिस इक्विपमेंट्स एटसेट्रा, ये सब क्या है? टेंजिबल एसेट्स है, जिनको देखा भी जा सकता है और हम टच भी कर सकते हैं। लेकिन इंटेंजिबल एसेट्स की डेफिनेशन में क्या आएगी? जिनको हम केवल है ना फील कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं और ना ही देख सकते हैं, वो सब एसेट्स किसकी डेफिनेशन में आएगी? इंटेंजिबल एसेट्स। तो अब इंटेंजिबल एसेट्स के एग्जांपल देखते हैं। लाइक गुडविल है। गुडविल क्या होता है? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम ही गुडविल होता है, उसका ब्रांड नेम ही गुडविल होता है। ट्रेडमार्क, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड माइनिंग राइट्स, पब्लिशिंग टाइटल्स, कॉपीराइट एंड पेटेंट्स एंड अदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, रेसिपीज, फॉर्मूलाज, मॉडल्स एंड डिजाइंस, लाइसेंस एंड फ्रेंचाइजी, ये सब जो है वो इंटेंजिबल एसेट्स के एग्जाम्पल हैं। अब हम बात करते हैं कि जो टेंजिबल एसेट्स होती हैं, अगर उनका प्राइस रिड्यूस होता है तो रीजन क्या होगा? डेप्रिसिएशन। और अगर इंटेंजिबल एसेट्स का प्राइस रिड्यूस होता है तो रीजन क्या होगा? एमोर्टाइजेशन। यह हमको ध्यान रखना है कि अगर कोई फिक्स्ड एसेट्स जिसकी वैल्यू कम होती है तो रीजन होगा डेप्रिसिएशन। वो माना जाएगा कि डेप्रिसिएशन लगा है और उसकी वैल्यू कम हो गई है। लेकिन अगर सपोज करो किसी इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू कम होती है तो ये माना जाता है कि उसका एमोर्टाइजेशन हुआ है, मींस उसको राइट ऑफ किया गया है। थर्ड एसेट्स पर आते हैं, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में हमको कौन सी एसेट्स लेना है? फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स, फिक्स्ड नेचर की हो और टेंजिबल हो, मतलब जिनको हम देख सकें, टच कर सकें, लेकिन अभी उनका जो वर्क है वो अंडर कंस्ट्रक्शन हो। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब ऐसी फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है, अभी उन पर वर्क चल रहा है, वो सब कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में आएगा। जैसे सपोज करो कोई बिल्डिंग बन रही है, अब बिल्डिंग बन रही है तो वो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर इस बिल्डिंग का अमाउंट शो किया जाएगा। प्लांट एंड मशीन और इक्विपमेंट्स, अगर इन पर भी कोई वर्क चल रहा है, अभी ये फुल्ली कंप्लीटेड नहीं हुआ है, तो ये भी किस में आएगा? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में आएगा। अब इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट का मतलब हुआ इंटेंजिबल होना चाहिए लेकिन फिक्स्ड इंटेंजिबल एसेट्स, मतलब जिनको हम केवल फील कर सकते हैं, वो एसेट्स अगर अंडर डेवलपमेंट है तो वो आपको इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट वाले सब हेड में आपको उनका अमाउंट लिखना है। फॉर एग्जांपल पेटेंट है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, अगर इनका डेवलपमेंट अभी चल रहा है, अभी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इनका अमाउंट आप इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट लिखेंगे। नेक्स्ट है हमारा सेकंड सब हेड है नॉन करंट एसेट्स का, सेकंड सब हेड है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसने कहीं पर आफ्टर 12 मंथ या आफ्टर ऑपरेटिंग साइकिल के लिए इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, वो सब इन्वेस्टमेंट नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन में आएगा। अब नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में एक ट्रेड इन्वेस्टमेंट होता है और एक अदर इन्वेस्टमेंट होते हैं। ट्रेड इन्वेस्टमेंट का मतलब कि अगर हमने किसी दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, सपोज करो आपकी कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स और डिवेंचर में इन्वेस्टमेंट किया है, तो ये जो इन्वेस्टमेंट होगा ये ट्रेड इन्वेस्टमेंट होगा। और अदर इन्वेस्टमेंट जो ट्रेड नहीं है, बाकी जो इन्वेस्टमेंट होंगे वो सब अदर इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन में आएंगे। अब इन्वेस्टमेंट वाले हेड में क्या क्या आएगा? तो इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स, इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर्स, गवर्नमेंट ट्रस्ट सिक्योरिटी, डिवेंचर और बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, पार्टनरशिप फर्म, अदर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। तो ये सब जितने भी तरीके के इन्वेस्टमेंट हैं वो सबके सब अगर 12 महीने या आफ्टर ऑपरेटिंग साइकिल के लिए किए गए हैं तो इनका जो सब हेड होगा वो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट होगा। अब तीसरे सब हेड पर आते हैं हम। थर्ड जो हमारा सब हेड है वो है डिफर्ड टैक्स एसेट्स, नेट। डिफर्ड टैक्स एसेट्स में क्या होता है? जब अकाउंटिंग इनकम है ना कम हो जाती है किससे? टैक्सेबल इनकम से, तो जो डिफरेंस आता है
वो माना जाता है डिफर्ड टैक्स एसेट्स। फॉर एग्जांपल सपोज करो ये अकाउंटिंग इनकम क्या होती है, टैक्सेबल इनकम क्या होती है, ये हम पीछे समझ चुके हैं। अब हमारी कंपनी की जो अकाउंटिंग इनकम है वो है 90,000 रुपीज जो हमने कैलकुलेट की है, और हमारी टैक्सेबल इनकम जो कि इनकम टैक्स के लॉ के अकॉर्डिंग कैलकुलेट हुई है वो हुई है 1 लाख रुपीज। तो हमको इस इनकम पर क्या करना है, टैक्स देना है। तो हमने 1 लाख रुपीज पर टैक्स दे दिया है, जबकि नियम से हमारी अकाउंटिंग इनकम क्या है 90,000, तो हमें 90,000 पर टैक्स देना था, और जबकि हमने 1 लाख रुपीज पर टैक्स दे दिया है, तो हमने 1 लाख रुपीज पर ज्यादा टैक्स दिया होगा, जबकि हमें 90,000 पर टैक्स देना है। तो जितना टैक्स हमने इनकम टैक्स को एडवांस में ज्यादा दे दिया है, जबकि हमें 90,000 पर टैक्स पे करना था, जबकि हमने 1 लाख रुपीज पर टैक्स पे कर दिया है, तो जो डिफरेंस अमाउंट जो हमने एक्सेस इनकम टैक्स पे कर दिया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, वो उतना हमको क्या हो जाएगा, रिफंड हो जाएगा, और वही किस हेड में लिखा जाएगा, डिफर्ड टैक्स एसेट्स में लिखा जाएगा। देन उसके बाद फोर्थ जो सब हेड है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। अगर किसी कंपनी ने कोई लोन दिया है और उसकी रिकवरी कंपनी को आफ्टर 12 मंथ या आफ्टर द पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल है, तो ऐसे सब लोन लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस के सब हेड में रिकॉर्ड किए जाएंगे। लेकिन बस उनका टाइम पीरियड ध्यान रखना है, आफ्टर 12 मंथ के लिए लोन दिया है या आफ्टर द ऑपरेटिंग साइकिल के लिए लोन दिया हुआ है, तो ये सब लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में रिकॉर्ड किए जाएंगे। देन नेक्स्ट है हमारा लास्ट जो सब हेड है वो है अदर नॉन करंट एसेट्स। अदर नॉन करंट एसेट्स में जो है इसको अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया गया है। लॉन्ग टर्म ट्रेड पेबल्स मींस ऐसे ट्रेड पेबल्स जिनसे हमको पैसा 12 महीने के बाद आफ्टर 12 मंथ या तो आफ्टर द पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल रियलाइज्ड होगा, अदर नॉन करेंट एसेट्स में लिखा जाएगा। और इसके अलावा अदर्स लाइक डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, अगर कंपनी ने अपने डिवेंचर्स पर कोई डिस्काउंट दिया है या कंपनी को डिवेंचर इशू करते समय कोई लॉस हुआ है या इंश्योरेंस क्लेम का पैसा भी मिलने वाला है लेकिन अभी तक मिला नहीं है, तो ये सब जो है वो अदर नॉन करंट एसेट्स में लिखे जाएंगे। अब हम आते हैं बैलेंस शीट के एसेट्स के सेकंड मेजर हेड करंट एसेट्स में। तो करंट एसेट्स की डेफिनेशन हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, ऐसी एसेट्स जो विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल रियलाइज्ड हो, विद इन द 12 मंथ रियलाइज्ड हो, देन उसके बाद जो ट्रेड करने के पर्पज से हो, देन उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में ऐसा पैसा जिसको कंपनी एक्सचेंज ना कर पाए, पर्टिकुलर उस लाइबिलिटी के लिए ही रखा हो, और वो लाइबिलिटी का नेचर क्या होना चाहिए, 12 मंथ होना चाहिए। अगर इन चार कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन भी अगर फुलफिल होती है तो ये माना जाएगा कि वो एसेट्स करंट एसेट्स की डेफिनेशन में आ रही है। अब करंट एसेट्स में कौन कौन से सब हेड हैं शेड्यूल 3 में, तो उसमें 6 सब हेड आप देखोगे। तो फर्स्ट है आपका करंट इन्वेस्टमेंट, देन इन्वेंटरीज है, देन ट्रेड रिसेबल है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस है, एंड अदर करंट एसेट्स है। अब इनका डिस्क्रिप्शन जो है हम वन बाय वन समझते हैं। फर्स्ट आते हैं करंट इन्वेस्टमेंट पर। तो करंट इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन कि अगर किसी कंपनी ने कहीं इन्वेस्टमेंट किया है लेकिन विद इन द 12 मंथ के लिए या विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल के लिए इन्वेस्टमेंट है, तो वो सब इन्वेस्टमेंट करंट इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन में आएंगे। फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स, इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट और ट्रस्ट सिक्योरिटीज, इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स और बॉन्ड्स, सॉरी ये बॉन्ड्स है, इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स, इन्वेस्टमेंट इन पार्टनरशिप फर्म एटसेट्रा। ये सब इन्वेस्टमेंट अगर 12 महीने विद इन द 12 मंथ या विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल है तो ये सब करंट इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन में आएंगे। इन्वेंटरीज, इन्वेंटरीज में हमको स्टॉक से रिलेटेड पूरे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने हैं, चाहे स्टॉक रॉ मटेरियल का हो, वर्क इन प्रोग्रेस का हो, फिनिश्ड गुड्स का हो, स्टॉक इन ट्रेड हो, स्टोर एंड स्पेयर्स पार्ट्स हो और लूज टूल्स हो। तो ये सब के सब जो हैं ये इन्वेंटरीज के सब हेड में रिकॉर्ड किए जाने वाले ट्रांजेक्शन हैं। देन इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट हमारा सब हेड है ट्रेड रिसेबल। ट्रेड रिसेबल में दो
ट्रांजेक्शन को इंक्लूड किया गया है, एक है सन्डी डेटर्स और सेकंड है बिल रिसीवेबल। तो सन्डी डेटर्स और बिल रिसीवेबल, अगर हमको इनसे पैसा विद इन द 12 मंथ और विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल रियलाइज्ड होता है तो ये ट्रेड रिसीवेबल वाले हेड में रिकॉर्ड किए जाएंगे। अब ये ध्यान रखना है इसमें कि डेटर्स में जनरली पैसा क्या होता है, डाउटफुल होता है कि हमको मिल पाएगा अपने डेटर से फुल अमाउंट कि नहीं मिल पाएगा। अगर आपके क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स गिवन है तो आप इसके लिए पहले भी आपको बताया जा चुका है कि लायबिलिटी में क्या प्रोविजन है। तो करंट लायबिलिटी में सब हेड कौन सा, शॉर्ट टर्म बोरिंग। तो आप चाहें तो इसको करंट लायबिलिटी के सब हेड शॉर्ट टर्म बोरिंग में भी इसको लिख सकते हैं, और चाहे तो आपको ट्रेड रिसीवेबल में अगर फाइनल अमाउंट लिखना है तो डेटर में से ये वाला अमाउंट माइनस करके आप ट्रेड रिसीवेबल वाले हेड में भी शो कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में चाहे वो कैश हमारा बैंक में पास हो, खुद हमारे कैश इन हैंड हो, या हमारे पास चेक हो, ड्राफ्ट हो, तो ये सब का सब जो है ये ट्रांजेक्शन ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आएगा, जो कि हमारे पास है, बैंक के पास है, या चेक के थ्रू है, या ड्राफ्ट के थ्रू है। ये सब ट्रांजेक्शन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में लिए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा सब हेड शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। ऐसा लोन जो कंपनी ने विद इन द 12 मंथ या विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल दिया हुआ है, और वो विद इन द 12 मंथ या विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल क्या हो जाएगा, रियलाइज्ड हो जाएगा, उसको शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस वाले सब हेड में रिकॉर्ड करेंगे। देन अदर करंट एसेट्स। अदर करंट एसेट्स में वो सब करंट एसेट्स आएंगी जो ऊपर के 5 सब हेड में नहीं आई थी, लाइक प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, एडवांस टैक्स, डिविडेंड रिसीवेबल, अनमोर्टाइज एक्सपेंसेस और लॉसेस टू बी रिटर्न ऑफ विद इन 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट एंड पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। ये जितने भी ट्रांजेक्शन दिख रहे हैं ये सब के सब जो एडवांस, एक्रूड, इनसे रिलेटेड हैं, ये सब के सब अदर करंट एसेट्स वाले सब हेड में रिकॉर्ड किए जाएंगे। एसेट्स का जो पूरा पार्ट है वो फिनिश हो चुका है। इक्विटी एंड लायबिलिटी का पार्ट हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, बैलेंस शीट का। देन अब हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट था किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में दो साइड थी, इक्विटी एंड लायबिलिटी, देन एसेट्स। तो हमने उनका पूरा डिस्क्रिप्शन सीख लिया है। अब हम सेकंड अकाउंट पर आते हैं, और हमारा सेकंड अकाउंट है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस क्या बताता है, ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल जो परफॉर्मेंस है या उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को शो करता है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस क्या बताएगा, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को बताएगा और उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को बताएगा कि उसका परफॉर्मेंस साल भर में कैसा था, और उसकी प्रॉफिटेबिलिटी मींस उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ये शो करेगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब इसका फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट को पहले समझ लेते हैं कि कैसे इसको बनाना है। सबसे पहले पार्ट में रखा गया है, आप देखेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द एंडेड ईयर, जो भी ईयर होगा उस एंड के लिए हम बनाएंगे। यहां पर दो अमाउंट के कॉलम मिलेंगे आपको, एक आपका एंड मींस करंट ईयर का होगा और एक प्रीवियस ईयर का होगा। तो फर्स्ट यहां पर हमको लिखना है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। देन अभी हम केवल इनको रीड करेंगे और केवल हम इनको रीड करके आगे बढ़ जाएंगे। देन उनका आगे मिलेगा आपको क्या, डिस्क्रिप्शन मिलेगा इन सब पॉइंट्स का। तो आगे हम वन बाय वन इनको समझेंगे कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मीनिंग क्या होता है, देन अदर इनकम में कौन कौन सी इनकम कैलकुलेट होती है। जब हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम को प्लस कर देते हैं, मींस फर्स्ट नंबर का पॉइंट और सेकंड नंबर का पॉइंट, तो हमारा जो थर्ड नंबर का पॉइंट तैयार हो जाता है वो होता है टोटल रेवेन्यू। तो टोटल रेवेन्यू कब आएगा, जब हम फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर के पॉइंट को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ये प्लस का साइन है। देन फोर्थ नंबर पर हम रिकॉर्ड करेंगे उस ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी एक्सपेंडिचर हैं। तो एक्सपेंडिचर को ए नंबर से लेकर जी नंबर तक क्या किया गया है, अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहां पर एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करेंगे हम। जैसे हम लिखेंगे सबसे पहले कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, सेकंड नंबर पर आएगा हमारा परचेस ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड, थर्ड नंबर पर आएगा चेंजेस इन इन्वेंटरी ऑफ फिनिश्ड गुड्स, देन वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक एंड ट्रेड।
देन डी नंबर पर आएंगे एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस, देन ई नंबर पर है फाइनेंस कॉस्ट, देन एफ नंबर पर है डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, और जी नंबर पर मींस लास्ट नंबर पर होगा अदर एक्सपेंसेस। तो हमारे ये ए टू जी तक के जितने भी हैं ये पूरे एक्सपेंडिचर हैं, इनको हमें वन बाय वन यहां पर रिकॉर्ड करना है इनकी अमाउंट को। जब हम ए टू जी तक ये पूरे एक्सपेंडिचर को क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, तो वो बन जाएगा टोटल एक्सपेंडिचर। ये टोटल एक्सपेंडिचर आ जाएगा, ये आ जाएगी आपकी टोटल इनकम आ जाएगी। तो टोटल इनकम का हो गया नंबर थर्ड और टोटल एक्सपेंडिचर का नंबर हो जाएगा फोर्थ। ये टोटल एक्सपेंडिचर जो है हमारा फोर्थ नंबर पर है। तो इन सब एक्सपेंडिचर का जो टोटल होगा फोर्थ नंबर पर होगा। तो हमें ये थर्ड नंबर में से क्या करना है, फोर्थ नंबर का टोटल माइनस करना है। मींस यहां जो भी टोटल इनकम होगी और जो भी टोटल एक्सपेंडिचर होगा, तो थर्ड नंबर जो टोटल इनकम है और फोर्थ नंबर जो टोटल एक्सपेंडिचर है, इन दोनों को हम क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। अगर पॉजिटिव डिफरेंस आता है तो वो होगा प्रॉफिट, और अगर निगेटिव डिफरेंस आता है तो वो होगा लॉस। और जो भी ये प्रॉफिट आए या लॉस आए ये बिफोर टैक्स होगा, और ये थर्ड नंबर में से फोर्थ नंबर को माइनस करने के बाद आएगा। देन उसके बाद हमें माइनस करना है टैक्स। अगर आपके क्वेश्चन में टैक्स मिलता है तो इसी प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से जो ये अमाउंट आया है इसमें से हमें टैक्स का अमाउंट माइनस करेंगे, तब हमारा फाइनल आंसर आएगा। ये जो फाइनल आंसर होगा ये होगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मींस टैक्स को लेस करने के बाद का ये आंसर है, और यही आपका आंसर होता है। तो अब हम इनके डिस्क्रिप्शन पर आते हैं। तो कंटेंट्स में आ रहे हैं। सबसे पहला कंटेंट था हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, उसको समझते हैं। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होता है कि जो नॉन फाइनेंशियल कंपनी है, एक होता है फाइनेंशियल कंपनी, एक होती है नॉन फाइनेंशियल कंपनी। तो नॉन फाइनेंशियल कंपनी में ऐसी कंपनियां जो मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रही हैं या ट्रेडिंग का काम कर रही हैं, उनके लिए जो नेट सेल होती है, जो भी वो गुड्स को सेल करते हैं, जहां पर उनकी टोटल सेल में से सेल्स रिटर्न को माइनस करने के बाद जो डिफरेंस बचता है, और इसी को नेट सेल बोला जाता है। तो जो नेट सेल होता है इसी को आरएफओ मींस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माना जाता है। किसके लिए, मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग कंपनी के लिए नेट सेल। और नेट सेल कैसे आएगी, टोटल सेल में से आपको सेल्स रिटर्न माइनस करने के बाद जो अमाउंट का डिफरेंस आएगा वो नेट सेल होगा, और नेट सेल को ही क्या माना जाएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन होंगी, जो सर्विस प्रोवाइड करती हैं, तो उनके लिए अपने क्लाइंट से क्या मिलती है, उनको अपने कस्टमर से क्या मिलता है, उनको फीस मिलती है। तो जो भी इनको फीस मिलेगी तो ये फीस भी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का ही पार्ट होगी, इसको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही बोला जाएगा। अब बात करते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो लोगों को क्या करते हैं, लोन वगैरह देते हैं, तो इनकी कमाई होती है इंटरेस्ट से, डिविडेंड से। तो ये जो इनके लिए इंटरेस्ट और डिविडेंड है, ये इनके लिए क्या होगा, फाइनेंशियल कंपनी के लिए ये आरएफओ है, मींस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। लेकिन अगर नॉन फाइनेंशियल कंपनी की बात करें, जो मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग कंपनी है, सर्विस कंपनी है, तो उनके लिए जो इंटरेस्ट और डिविडेंड है, ये इंटरेस्ट और डिविडेंड ये आरएफओ नहीं है, ये इनके लिए अदर इनकम हो जाएगी। इंटरेस्ट और डिविडेंड जो है वो सिर्फ फाइनेंशियल कंपनी के लिए ही रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। और ये एक चीज समझ लेते हैं कि जो सेल है, सेल में सेल ऑफ सर्विसेज एंड सेल ऑफ स्क्रैप भी इंक्लूड किया जाएगा। तो जो भी सेल आपको यहां पर दिख रही है, तो उसमें सर्विसेज प्लस सेल ऑफ स्क्रैप अगर आपके क्वेश्चन में मिलता है तो वो भी आपको इस नेट सेल में इंक्लूड करना है। देन अब आते हैं नेक्स्ट अदर इनकम में। तो अदर इनकम के लिए अभी मैंने आपको बता दिया कि जो मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग कंपनियां हैं, जो सर्विस कंपनियां हैं, उनके लिए इंटरेस्ट, डिविडेंड, ये सब जो है वो क्या होंगी, अदर इनकम। लेकिन फाइनेंशियल कंपनी के लिए इंटरेस्ट और डिविडेंड क्या है, वो उसके लिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। तो अदर इनकम में जैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इंटरेस्ट और डिविडेंड अर्न बाय नॉन फाइनेंशियल कंपनी, ये ध्यान रखना, ये नॉन फाइनेंशियल कंपनी के लिए अदर इनकम है, इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। लेकिन अगर हम किसी फाइनेंशियल कंपनी के बारे में बात करते हैं तो इंटरेस्ट और डिविडेंड उसके लिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। अब हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। कंडीशन गिवन है कि अंडर विच हैड द फॉलोइंग रेवेन्यू आइटम्स
विच विल बी सोन इन केस ऑफ। नॉन फाइनेंशियल कंपनी के लिए आपको बताना है और एक फाइनेंशियल कंपनी के लिए बताना है कि ये किसके लिए आरएफओ है, किसके लिए अदर इनकम है। जैसे इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव्ड और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स। तो इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, ये जो है वो नॉन फाइनेंशियल कंपनी के लिए क्या हो जाएंगी, अदर इनकम हो जाएंगी। तो ये अदर इनकम है। इस वाले क्वेश्चन में जो नॉन फाइनेंशियल कंपनियां हैं उनके लिए आरएफओ क्या हुआ, नील हुआ, क्योंकि कुछ है ही नहीं यहां पर। और इंटरेस्ट रिसीव दिया हुआ है, डिविडेंड रिसीव दिया है, प्रॉफिट ऑन सेल दिया है, तो ये इनके लिए क्या हो जाएंगी, अदर इनकम। लेकिन अगर हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए आए तो इंटरेस्ट रिसीव्ड और डिविडेंड रिसीव्ड जो है ये दोनों के दोनों इसके लिए आरएफओ हैं, लेकिन जो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स है ये इसके लिए अदर इनकम है। अब आते हैं इसके बाद एक्सपेंसेस में। हमने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन समझ लिया, अदर इनकम समझ लिया। अब हम आते हैं एक्सपेंसेस में। तो एक्सपेंसेस में ए नंबर टू जी नंबर तक हमको 1 बाय 1 पूरे एक्सपेंसेस समझने हैं और उनका डिस्क्रिप्शन भी सीखना है। तो फर्स्ट नंबर पर हम आते हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा ओपनिंग इन्वेंटरी ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। देन इसके बाद परचेस ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड मींस ऐसा गुड्स जो उस ऑर्गेनाइजेशन ने परचेस किया है किस पर्पस से, रीसेलिंग के, कि मतलब खरीदा है केवल एक ही टारगेट के लिए कि उसको हम क्या कर देंगे, सेल कर देंगे। तो ऐसा गुड्स जो खरीदा गया है फॉर सेलिंग पर्पस के लिए, तो वो गुड्स को रिकॉर्ड किया जाएगा परचेस ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड। लेकिन अगर जो गुड्स हमने खरीदा है अगर हमने उसमें कोई फर्दर प्रोसेस कर दी है या कोई फर्दर प्रोसेसिंग कर दी है तो वो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का पार्ट हो जाएगा, परचेस ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड का पार्ट नहीं होगा। ये हमको ध्यान रखना है कि अगर हमने कोई गुड्स खरीदा है और उस गुड्स को सेल करने के लिए खरीदा हुआ है और हमने उसको सेल कर दिया है तो ऐसे गुड्स को हम परचेस ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड में लेंगे। लेकिन अगर हमने कोई गुड्स परचेस किया है लेकिन उस गुड्स पर हमने कोई प्रोसेसिंग कर दी है तो फिर वो परचेस ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड का पार्ट नहीं होगा, वो होगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का पार्ट। देन सी नंबर पर हम आते हैं चेंजेस इन इन्वेंटरीज ऑफ फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड। तो ये क्या होता है, चेंजेस का मतलब क्या हुआ कि ओपनिंग इन्वेंटरी और क्लोजिंग इन्वेंटरी का क्या होना चाहिए, डिफरेंस, वो चेक किया जाता है और उसको ही चेंजेस बोला जाता है। तो जब डिफरेंस ओपनिंग इन्वेंटरी और क्लोजिंग इन्वेंटरी का हम चेक करते हैं, उनके ओपनिंग बैलेंसेस का, उनके क्लोजिंग बैलेंस का, तो उसको ही चेंजेस बोला जाता है ऑफ इन्वेंटरी का। अगर ये ओपनिंग इन्वेंटरी ज्यादा है किससे, क्लोजिंग इन्वेंटरी से, तो ये पॉजिटिव चेंजेस माना जाता है। अगर ओपनिंग इन्वेंटरी ऑफ फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस और स्टॉक इन ट्रेड ग्रेटर देन किससे, क्लोजिंग इन्वेंटरी ऑफ फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस और स्टॉक इन ट्रेड से अगर ज्यादा है तो ये पॉजिटिव चेंजेस है। लेकिन अगर ओपनिंग इन्वेंटरी क्लोजिंग इन्वेंटरी से ज्यादा नहीं है तो ये नेगेटिव चेंजेस होगा। मींस अगर क्लोजिंग इन्वेंटरी ज्यादा हो जा रही है और ओपनिंग इन्वेंटरी कम है तो इसका अमाउंट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में नेगेटिव फॉर्म में लिखा जाएगा। और जो भी इन्वेंटरीज है चाहे वो फिनिश्ड गुड्स की हो, वर्क इन प्रोग्रेस की हो या स्टॉक इन ट्रेड की हो, इनका जो फाइनल अमाउंट है वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में लिखा जाएगा। लेकिन इनका अगर आपको डिटेल लिखना है तो जो डिटेल्स के लिए नोट्स टू अकाउंट है उसमें आपको डिटेल्स लिखना है। तो अगर आपको इन इन्वेंटरीज का कोई भी डिटेल लिखना है तो वो नोट्स टू अकाउंट्स में लिखा जाएगा। देन अब हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि कैसे हम कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम को फाइंड करते हैं। सपोज आपके क्वेश्चन में ओपनिंग इन्वेंटरी ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ है, ओपनिंग इन्वेंटरी ऑफ फिनिश्ड गुड्स दिया हुआ है, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ है, क्लोजिंग इन्वेंटरी ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस है और क्लोजिंग इन्वेंटरी ऑफ रॉ मटेरियल। तो हमको मालूम है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, ओपनिंग इन्वेंटरी ऑफ रॉ मटेरियल। ये ध्यान रखना हमेशा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम करते समय हमेशा रॉ मटेरियल का ही आपको ओपनिंग इन्वेंटरी क्लोजिंग इन्वेंटरी ही लेना है, ना तो यहां पर वर्क इन प्रोग्रेस वाली
इन्वेंटरी आएगी और ना ही फिनिश्ड गुड्स की इन्वेंटरी आएगी। सिर्फ किसकी इन्वेंटरी आएगी? रॉ मटेरियल की इन्वेंटरी आएगी। फिनिश्ड गुड्स की भी इन्वेंटरी नहीं आएगी। ये दोनों इन्वेंटरी अगर आपके क्वेश्चन में मिलती है तो इनकी वर्किंग आपको कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम करते समय नहीं लेना है, जैसा कि यहां मिल रहा है ओपनिंग इन्वेंटरी ऑफ फिनिश्ड गुड्स ऑफ 3 लाख, तो इसको कहीं काउंट नहीं करना है। और फिर इसके बाद आपको मिला है क्लोजिंग इन्वेंटरी ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, तो इसको भी आपको कहीं काउंट नहीं करना है। सिर्फ आपको क्या लेना है? ओपनिंग इन्वेंटरी ऑफ रॉ मटेरियल, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल और क्लोजिंग इन्वेंटरी ऑफ रॉ मटेरियल। तो जब हम ओपनिंग इन्वेंटरी, देन परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, देन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल को प्लस और माइनस करके फाइनल आंसर निकालते हैं, तो ये जो आंसर होता है ये होता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। अब आते हैं इसके बाद नेक्स्ट जो इसका एक्सपेंसेस है वो है एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस। तो एम्प्लॉय से रिलेटेड जो भी एक्सपेंडिचर होंगे, चाहे वो डायरेक्ट नेचर के हो या इनडायरेक्ट नेचर के हो, वो सब एक्सपेंडिचर जो है एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस में आते हैं। फॉर एग्जांपल सैलरीज एंड वेजेस, बोनस एंड लीव इनकैशमेंट, staff welfare expenses such as canteen expenses, employers contribution to provident fund and other funds। तो अगर आपको ये सब मिलते हैं तो आपको ये एम्प्लॉइज बेनिफिट्स वाले एक्सपेंसेस में शो करना है। देन अब आते हैं फाइनेंशियल कॉस्ट। तो फाइनेंशियल कॉस्ट का मतलब है कि जब कोई कंपनी किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेती है तो उस लोन का अगर कोई वो इंटरेस्ट पे कर रही है या कंपनी ने डिबेंचर इशूड किए हैं और उन डिबेंचर्स पर कंपनी क्या कर रही है? इंटरेस्ट पे कर रही है, तो ये सब के सब जो भी प्रोसेसिंग फीस होगी, उस लोन को सैंक्शन करवाने के लिए जो भी प्रोसेसिंग फीस लगी होगी, अगर कंपनी ने डिस्काउंट दिया है डिबेंचर्स पर या कंपनी ने डिबेंचर्स का प्रीमियम पर अगर पेमेंट किया है, रिडम्पशन किया है, तो ये सब एक्सपेंडिचर जो है ये फाइनेंस कॉस्ट में आपको लेना है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि बैंक के जो चार्जेस होंगे, बैंक के चार्जेस जो सर्विस के लिए बैंक ने लगाए हुए हैं, तो वो सब चार्जेस इस वाले फाइनेंस कॉस्ट वाले हेड में नहीं लेना है, वो सब आपको लेना है अदर एक्सपेंसेस, मींस जो हमारा लास्ट हेड है उसमें लेना है अदर एक्सपेंसेस, जो जी नंबर पर आता है। तो बैंक चार्जेस अगर आपके क्वेश्चन में मिलता है तो उसको आप कहां लेंगे? अदर एक्सपेंसेस में। अब आते हैं एफ नंबर पर, जिसमें हम बात करते हैं डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। तो डेप्रिसिएशन की मीनिंग ऑलरेडी हम समझ चुके हैं, जो टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स पर चार्ज होता है। अगर किसी भी टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू कम होती है तो वैल्यू कम होने का जो रीजन होता है वो डेप्रिसिएशन होता है। अगर कोई इंटेंजिबल एसेट्स है, अगर उसकी वैल्यू कम हुई है तो वो रीजन होता है एमोर्टाइजेशन, जिसको हम राइट ऑफ करना भी बोलते हैं। ये हमेशा टेंजिबल एसेट्स पर होगा और ये हमेशा इंटेंजिबल एसेट्स पर होगा। आपको डेप्रिसिएशन की या एमोर्टाइजेशन की जो भी डिटेल है वो रिकॉर्ड करेंगे आप कहां पर? नोट्स टू अकाउंट में। फाइनल जो अमाउंट होता है वो रिकॉर्ड किया जाता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस के अंदर। एंड लास्ट हमारा है जी, अदर एक्सपेंसेस। तो ए से लेकर एफ तक जितने भी हमारे एक्सपेंसेस के हेड थे, उनमें जो एक्सपेंसेस लिखने से बच गए हैं वो सब एक्सपेंसेस आते हैं कहां पर? अदर एक्सपेंसेस में। तो अदर एक्सपेंसेस में जैसे सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है, एडवर्टाइजिंग कमीशन है, इंश्योरेंस वगैरह अगर कोई एक्सपेंसेस है, तो ये सब एक्सपेंसेस कहां रिकॉर्ड किए जाते हैं? अदर एक्सपेंसेस में। अब हम आते हैं इसके बाद इसेंशियल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ट्रू एंड फेयर। कि इसेंशियल स्टेटमेंट के लिए क्या जरूरी है कि वो ट्रू और फेयर होना चाहिए, मींस उसमें जो भी प्रॉफिट और लॉस फाइंड करके दिखा रही है कंपनी, या जो भी अपनी फाइनेंशियल पोजीशन दिखा रही है एसेट्स और लायबिलिटी के थ्रू, वो ट्रू और फेयर होनी चाहिए। अंडरस्टैंडेबिलिटी, कहने का मतलब कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी ने तैयार किए हैं वो यूजर्स की समझ के लिए होने चाहिए, मींस उसमें अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो किया गया होना चाहिए, वो यूजर्स के समझने लायक होने चाहिए। देन
वेरीफाइबल। पर्सनल बायस मींस होता है कि प्रायर डिसीजन। पर्सनल बायस को क्या बोलते हैं? प्रायर डिसीजन। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पर्सनल जो बायस है वो ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। अगर पर्सनल बायस ज्यादा इन्वॉल्व होगा तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपने जो रिजल्ट है वो एक्यूरेट नहीं दिखा पाएंगे। इसलिए इनको वेरीफाइड होना चाहिए, और वेरीफाइड जब तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं होंगे तब तक वो किसी भी कंपनी की एग्जैक्ट जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसको शो नहीं कर पाएंगे। रेलेवेंट होना चाहिए, मींस फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो रेलेवेंट होना चाहिए। रेलेवेंट का मतलब है सही होने चाहिए, ताकि जो यूजर्स हैं वो सही ढंग से क्या ले सकें, डिसीजन ले सकें कि इस कंपनी पर इन्वेस्टमेंट उनको करना है कि नहीं करना है। देन कंपेरेबल मींस कि कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस तरीके के होना चाहिए कि कंपनी इंट्रा फर्म कंपैरिजन कर सके और इंटर फर्म कंपैरिजन कर सके। अगर कंपनी के अंदर कंपैरिजन होता है तो उसको बोला जाता है इंट्रा फर्म कंपैरिजन, और अगर दो कंपनियों के बीच अगर कंपैरिजन करना हो तो उसको बोला जाता है इंटर फर्म कंपैरिजन, जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू आसानी से किया जा सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट, यूजेस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। रिपोर्ट ऑन मैनेजमेंट फंक्शनिंग। शेयर होल्डर्स मैनेजमेंट के परफॉर्मेंस के बारे में रिपोर्ट करता है। मींस फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या करता है, जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको बताता है किसका परफॉर्मेंस, मैनेजमेंट का परफॉर्मेंस, कि मैनेजमेंट कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है, क्या उनकी फंक्शनिंग सही है, एफिशिएंट है कि नहीं है। ये सब हमको उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के द्वारा ही समझ में आ जाता है। हेल्प गवर्नमेंट इन पॉलिसी मेकिंग। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के परफॉर्मेंस से ही क्या होता है, गवर्नमेंट के लिए जैसे टैक्सेशन पॉलिसी है, इंडस्ट्रियलाइजेशन वाली पॉलिसीज हैं, या अदर इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, उनको बनाने में गवर्नमेंट को ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। देन बेसिस ऑफ ग्रांटिंग ऑफ क्रेडिट। कहने का मतलब है कि अगर किसी कंपनी को कोई लोन लेना है तो वो कंपनी अगर बैंक के पास जाती है लोन लेने, तो बैंक उसको ऐसे ही लोन नहीं दे देता है, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करते हैं बैंक्स वगैरह, और जो अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो लोग कंपनी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड जो भी है, फाइनेंस जिसमें उन्होंने बैलेंस शीट तैयार की है, इनकम स्टेटमेंट तैयार किया है, उनको पहले वेरीफाई किया जाता है, उनको चेक किया जाता है, फिर उनकी फाइनेंशियल कंडीशन को चेक किया जाता है, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी को चेक किया जाता है। देन उसके बाद ही बैंक अगर सेटिस्फाई होते हैं तो फिर वो उनको लोन देने की परमिशन देते हैं। देन बेसिस ऑफ प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर। जो इन्वेस्टर होते हैं जो किसी भी दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखकर ही एनालाइज करते हैं कि इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी या इस कंपनी की सॉल्वेंसी या इस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। ये इन्वेस्टर को उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही पता चलता है। ट्रेड एसोसिएशन क्या होते हैं, ट्रेड एसोसिएशन एनालाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू प्रोवाइड सर्विस एंड प्रोटेक्शन टू देयर मेंबर। ट्रेड एसोसिएशन क्या करते हैं कि अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करके अगर लगता है उनको कि इस कंपनी को किसी भी तरीके की कोई हेल्प की जरूरत है, तो ट्रेड एसोसिएशन उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखकर उन कंपनी की हेल्प कर सकते हैं। अब आते हैं लिमिटेशन। हर फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कुछ ना कुछ लिमिटेशन होती हैं। जैसे फर्स्ट है हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन, मींस कि इसमें क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में करंट डेटा तो रिकॉर्ड किए जाते हैं, लेकिन जो फ्यूचर के डेटा हैं वो रिकॉर्ड नहीं किए जाते हैं। अगर फ्यूचर की इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड हो पाती तो वो यूजर्स के लिए बहुत फायदेमंद होती, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। देन इग्नोर्स क्वालिटी एस्पेक्ट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या होते हैं, सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड किए जाते हैं। मॉनेटरी मतलब पैसों से रिलेटेड ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड किए जाते हैं। नॉन मॉनेटरी जो एस्पेक्ट है, जैसे क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट क्या है, स्टाफ की क्वालिटी क्या है, उनका परफॉर्मेंस क्या है, उनकी स्किल क्या है, पब्लिक रिलेशन क्या है, ये सब उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये सब चीजें छूट जाती हैं। पर्सनल बायस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मींस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को अच्छा दिखा सकती हैं। वो
अगर पर्सनल जजमेंट वहां इंटरफेरेंस कर रहा है तो ये मान लीजिए कि वहां पर अगर कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन हम बोले कि 100% दिख रही है एक्यूरेट, तो वो 100% नहीं होगी। अगर वहां पर मैनेजमेंट का इंटरफेरेंस हुआ है तो मैनेजमेंट चाहे तो अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को और स्ट्रॉन्ग कर सकता है, क्योंकि वहां पर पर्सनल डिसीजन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। देन इग्नोर प्राइस लेवल चेंजेस। जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार होते हैं तो उसमें है ना स्टेबल मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल को के कारण क्या होते हैं, प्राइस में जो चेंजेस होते हैं उनको कंसिडर नहीं किया जाता है। मींस उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाते समय अगर प्राइस में कोई फ्लक्चुएशन आया हुआ है तो उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसको रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। ये इसकी लिमिटेशन है। फिर वेरिएशन इन अकाउंटिंग पॉलिसी। क्या होता है कि अगर दो अलग अलग कंपनीज अकाउंटिंग की पॉलिसी को फॉलो कर रही हैं लेकिन दोनों के प्रिंसिपल अलग हैं, तो फिर उनका कंपैरिजन करना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो ये इसकी लिमिटेशन है, क्योंकि हो सकता है एक स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर रही हो एक कंपनी और एक हो सकता है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड यूज कर रही हो, तो दोनों में क्या होगा, डेप्रिसिएशन अलग आएगा। तो जब डेप्रिसिएशन आएगा तो दोनों के जो रिजल्ट हैं वो भी अलग अलग आएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।